तो नाउ इन टुडे लेक्चर विल स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या किए, जो सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में जो प्लेट होता है, मेनली जो प्लेट बना होता है सीजियम और पोटेशियम से बना होता है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। हमने पढ़ा भी है कि आयोनेशन एंथैल्पी सीजियम का बहुत कम होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाते हैं। तो जब सनलाइट इसके ऊपर से पड़ता है, सनलाइट जब इस प्लेट के ऊपर पड़ता है, तो अब इस सीजियम और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड होता है। दिस वन आर मेटालिक बॉन्ड, दिस वन इज मेटालिक बॉन्ड। अब जब सनलाइट इसके ऊपर आके कोलिजन होता है, कोलाइड करता है, तो कोलिजन होने से, इनसे जब कोलाइड होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसके अपर लेयर पे जाते हैं, इसके अपर लेयर पे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये मेटालिक बॉन्ड बना हुआ है, तो पहले हुआ क्या होगा, ये सनलाइट पड़ा होगा तो ये मेटालिक बॉन्ड टूटा होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। ऐसे नहीं हो गया होगा ना, क्योंकि इस केटाइन में और इलेक्ट्रॉन में मेटालिक बॉन्ड होता है, केटाइन में और इलेक्ट्रॉन में मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड इनके बीच में बनता है, मेटल के केटाइन में और इलेक्ट्रॉन में मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन metal cation and electron. When sunlight will fall on the metal plate, then first break the bond. तो पहले ये बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो हमारा पहला स्टेप में क्या हुआ, मेटालिक बॉन्ड विल ब्रेक। मेटालिक पहले समझ लेंगे तब हम लिखेंगे, मेटालिक बॉन्ड विल ब्रेक, मेटालिक बॉन्ड विल ब्रेक। मेटालिक बॉन्ड टूट जाता है, मेटालिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब मेटालिक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या हो जाता है, सारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इजेक्ट आउट होने लगता है, मतलब बाहर निकलने लगते हैं और सरफेस पे कलेक्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर क्लाउडेड, एट द सरफेस ऑफ द मेटल। इस मेटल के सरफेस पे चले जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक पॉइंट यहां पे, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 10 kg का है। अब इसको हमें अगर इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जब आप इसको 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे तभी ये मूव करेगा। अभी सारा चीजें सुन लो। इसके बारे में ये बताया गया है कि अगर ये 10 kg का है तो 10 न्यूटन अगर फोर्स लगाओगे तभी ये मूव करेगा। ठीक है, अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये मूव करेगा, नहीं। अगर मैं 2 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो मूव करेगा, नहीं। 3 न्यूटन नहीं, 4 न्यूटन नहीं, 5 न्यूटन नहीं, 6 न्यूटन नहीं, 7 न्यूटन नहीं, 8 न्यूटन नहीं, 9 न्यूटन नहीं, 9.5 न्यूटन नहीं, किसी पर भी ये मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम 10 न्यूटन लगाएंगे ये मूव करने के कंडीशन में, टेंस टू मूव, अब मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। 11 न्यूटन आराम से मूव करेगा, 12 न्यूटन आसानी से मूव करेगा, 30 न्यूटन आसानी से मूव करेगा, बहुत फास्ट मूव करेगा। यानी 15 न्यूटन, 40 न्यूटन हम अगर यहां पर बढ़ाते चले जाएं तो आसानी से मूव करेगा। लेकिन एक बैरियर दे दिया गया, क्या, बिलो 10 न्यूटन that body will be not move and above 10 न्यूटन that body will be move। यानी 10 न्यूटन हमारा जो है एक बैरियर हो गया, एक ऐसा हो गया कि वहां से अगर नीचे फोर्स लगेगा तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा, इससे ऊपर लगेगा तो ये बॉडी मूव करेगा, और आसानी से जितना ज्यादा लगाओगे उतना ही आसानी से वो मूव करता चला जाएगा। दैट मीन्स 10 न्यूटन जो है उतना मिनिमम उसको देना पड़ेगा। जैसे और एग्जाम्पल समझ लो, हमें मार्क्स, हम एग्जाम देते हैं तो एक बैरियर रखा गया 30, अगर हमारा मार्क्स 29.5 भी आता है ना तो हम फेल हो जाएंगे।
30 हमारा जो है वो हमारा बैरियर है, उसके ऊपर ही पास माना जाएगा, यानी 30 और ग्रेटर देन 30 ही पास माना जाएगा। ठीक है, 30 के नीचे अगर थोड़ा भी 0.1 भी कम आया तो हम उसको फेल बोलेंगे। 30 और 30 के ऊपर ही हमारा एक बैरियर पॉइंट होगा। ठीक है, तो 30 के ऊपर जितना लाओ वो सब कुछ चलेगा, लेकिन 30 से एक 0.1 भी कम नहीं लाना है। इसका मतलब 30 जो है एक बैरियर पॉइंट आ गया, उसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो उसका नाम देंगे थ्रेशोल्ड नंबर, यानी वो ऐसा एक नंबर है जिसके नीचे लाओगे तो फेल माना जाएगा, जिसके ऊपर कितना भी लाओ तो पास माना जाएगा। ये थ्रेशोल्ड फोर्स हुआ कि इतना अगर फोर्स है, मतलब थ्रेशोल्ड फोर्स मतलब बाउंड्री हो गया हो, उसके नीचे अगर दोगे तो वो बॉडी मूव नहीं करेगा, इसके ऊपर जितना भी दोगे तो बॉडी मूव करेगा। दैट मीन्स इस बैरियर को, उस मार्क्स को हम थ्रेशोल्ड के नाम से जानेंगे। यानी थ्रेशोल्ड मतलब उस काम को करने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए। तो हम यहां पर इस लाइट के अंदर एनर्जी होता है, इस लाइट के अंदर एनर्जी होता है, इस लाइट के अंदर एनर्जी होता है। हम आगे पढ़ेंगे पैकेट ऑफ एनर्जी। इस लाइट के अंदर एनर्जी होगा और इस एनर्जी का वैल्यू जो होता है E इक्वल टू होता है hc अपॉन लेमडा। H जो होता है प्लैंक कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है और लेमडा मतलब वेवलेंथ। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो फोटोन होता है लाइट के अंदर, फोटोन, इस फोटोन को बोलते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। इसके अंदर एनर्जी का पैकेट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी। ये पैकेट के टर्म में होते हैं, ये सब चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना जान लो कि सनलाइट के अंदर फोटोन होता है और फोटोन के अंदर उसको पैकेट ऑफ एनर्जी बोलते हैं और उस एनर्जी का वैल्यू होता है E इक्वल टू hc अपॉन लेमडा। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, अब आगे लिखवाएंगे हम। अब मान लो मेटल प्लेट पड़ा, मेटल प्लेट के ऊपर लाइट पड़ा, लेकिन लाइट के पास उतना क्षमता नहीं है, उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि सरफेस पे लाए। यानी लाइट के पास एक मिनिमम कैपेबिलिटी होना चाहिए ताकि उस बॉन्ड को तोड़ के कहां लेके आए? सरफेस पे लेके आए। तो हम उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी इसके पास उतना फ्रीक्वेंसी होता है। ई का वैल्यू ऐसे भी होता है इक्वल टू एच न्यू भी बोलते हैं, एच न्यू बोलते हैं, सी अपॉन लेमडा को न्यू भी बोल देते हैं, बोलते हैं ना सी अपॉन लेमडा इक्वल टू न्यू। तो इन लाइट के पास, अब हम ऐसा थोड़े है कि इस लाइट में हम सोलर सिस्टम को चार्ज कर लेते हैं, इस लाइट के पास उतना एनर्जी नहीं होता है कि इस इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड को तोड़ के सरफेस पे लाए। तो हम उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होगा बताओ तुम लोग सोच के। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे एक इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड तोड़े और सरफेस तक पहुंच जाए, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम, बहुत ज्यादा नहीं। अब मान लो इसको तोड़ने के लिए 10 न्यूटन चाहिए, तो इसके पास मिनिमम 10 न्यूटन चाहिए ताकि इसके बॉन्ड को तोड़ के सरफेस तक पहुंचा दे। उससे कम रहेगा तो ये अपना बॉन्ड नहीं तोड़ेगा और नहीं ये सरफेस पे पहुंचेगा। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दी मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू ब्रेक दी मेटालिक बॉन्ड एंड उसको कहां तक लेके जाए? सरफेस तक इजेक्ट लेके जाए, वहां तक उसको लेके जाए। इतना से अगर कम रहेगा तो उसके अंदर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यानी उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने होगा, यानी उसके अंदर करंट फ्लो का हम बातें नहीं किया करेंगे। यानी पासिंग मार्क्स जैसा हो गया, जितना हमें मार्क्स 30 से ऊपर लाओ कितना भी चलता है, मिनिमम 30 आना चाहिए। यानी इसको पास होना है, मतलब सरफेस पे आना उसके लिए एक पास है। पास होना है तो बॉन्ड को तोड़ना है और तोड़ के सरफेस पे लाना है, तो इसके अंदर उतना एनर्जी होना चाहिए। और कितना होगा हम बाद में बात करेंगे। एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए और वो मिनिमम एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ के सरफेस पे लाने में क्या होगा? कैपेबल होगा। उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम कितना भी चलता है, तुम 98% लाओ, 99% लाओ, कितना भी चलता है, 30% हमारा होना ही चाहिए।
तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इस बॉन्ड को तोड़ के उसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर, मतलब सरफेस पे लाए। चलो ये समझ में आ गया होगा। अब मान लो कि 30 मार्क्स पासिंग आउट था, हमने ला दिया 98, तो बहुत अच्छा है ना। अब मान लो इसको यहां से यहां जाने के लिए 10 न्यूटन चाहिए था और इसके अंदर 50 न्यूटन है, इसके अंदर है 50 न्यूटन। तो उस 10 न्यूटन का यूज कहां कर लेगा ये? इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड को तोड़ के सरफेस पे लाने में। एग्जाम्पल समझते हैं, इसके पास 10 न्यूटन है और इसके पास 50 न्यूटन इसके पास एनर्जी है। तो उस 10 न्यूटन का यूज उसने कहां कर लिया? उसके बॉन्ड को तोड़ के सरफेस पे लाने में। अच्छा, तो 40 न्यूटन का यूज कहां करेगा? 40 न्यूटन का यूज इसको काइनेटिक एनर्जी में कर देगा। इसको यहां से क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां से काइनेटिक एनर्जी दिलवा देगा, मतलब यहां से मूव करवा देगा वो। और इसी मूव को, जो इस एनर्जी को मूव, अब ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का मूव किसके थ्रू होगा? वायर के थ्रू होगा। और यही वायर के थ्रू हम क्या करते हैं? उसको बैटरी से क्या करते हैं? उसमें स्टोर करते हैं। यहाँ बैटरी में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। बैटरी में स्टोर करते हैं ना उस लाइट को। यानी कि जो सोलर सिस्टम होता है उस पर जो सनलाइट पड़ता है तो पहले बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। तो मान लो इसके पास 50 न्यूटन है और इसको यहां से यहां जाने के लिए 10 न्यूटन चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। लेकिन इसके पास 9 न्यूटन है, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नहीं होगा। तो इसके पास मान लेते हैं 50 न्यूटन है समझने के लिए। तो ये 10 न्यूटन का यूज सरफेस पे लाने में किया, तो बाकी 40 न्यूटन का यूज कहां करेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो सनलाइट है उसके पास एनर्जी होता है, सनलाइट के पास एनर्जी होता है और वही एनर्जी को हम सोलर सिस्टम में यूज करते हैं। हम करंट को स्टोर करते हैं और बाद में उसका यूज करते हैं हम। तो करंट स्टोर कैसे हुआ होगा? तो इसका जब ये इस पे पड़ा होगा तो 10 न्यूटन का यूज सरफेस पे जाने में किया होगा। और तो हम ये समझ सकते हैं कि 50 जूल ले लेते हैं, न्यूटन है, 50 जूल ले लेते हैं, ठीक है। 50 जूल इसके पास एनर्जी है, जिसमें का 10 जूल का यूज उसने बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस में लाने में यूज किया। और 40 जूल का यूज कहां किया? काइनेटिक एनर्जी में, यानी इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां से जंप कराने में। और जंप कैसे करेगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वायर के थ्रू जंप करेगा, मतलब इस जंप करने का मतलब उड़ने नहीं लगेगा कि उड़ने लग गया। जंप करने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स यहां से ये इधर आने में यूज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने लगेगा। किसके थ्रू? वायर के थ्रू। तो वायर में करंट का मूवमेंट आ जाएगा। अब मूवमेंट आने से हम करंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। तो इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। टू कम ऑन सरफेस, लेकिन सनलाइट के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है क्या? अगर उसके पास 10 न्यूटन है तो इलेक्ट्रॉन आगे कैसे जाएगा? नहीं, उसके पास 10 न्यूटन से ज़्यादा होता है। इसीलिए तो गर्मी के मौसम में, समर्स के सीजन में इंटेंसिटी ज़्यादा होते हैं। इंटेंसिटी में बाद हम बात करेंगे। तो उनके पास इतना एनर्जी होती है, तभी तो हम सनलाइट को क्या करते हैं कि उस सनलाइट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं। यानी हम सारे लाइट में सोलर पैनल को यूज नहीं करते, हम केवल सनलाइट में। यानी सनलाइट के पास उतना एनर्जी होता है ताकि उस इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर दे और उस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर स्टोर करे। तो इनके पास उतना एनर्जी होता है, ठीक है। वहीं अगर थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाती है तो इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो सनलाइट के पास उतना एनर्जी होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को, और इसीलिए हम सारे मेटल का भी यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेटल को बॉन्ड को तोड़ के ऊपर लेके जाना, हम अब मेटालिक बॉन्ड जिसमें स्ट्रांग होगा उस मेटल को हम यूज नहीं करते हैं। क्यों हमने बोला सीजियम को यूज करेंगे, पोटेशियम को यूज करते हैं? क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करना, सरफेस पे ले जाना आसान बात होता है। तो लाइट थोड़ा भी टकराया होगा तो वो गया होगा, ठीक है। और जाने के बाद क्या हुआ होगा? यहाँ पर आने के बाद इस लाइट को जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ गया होगा? वो काइनेटिक एनर्जी में गया होगा। तो उस एनर्जी का यूज कहाँ किया?
उस एनर्जी का यूज उसने किया, यानी इस एनर्जी का यूज, किस एनर्जी का यूज, जो सनलाइट के पास है उसका यूज कहां किया, बॉन्ड को तोड़ के और सरफेस पे ले जाने में। इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो उस एनर्जी का यूज जो 50 जूल है, उस एनर्जी का यूज वर्क फंक्शन में किया, और बाकी यूज कहां किया, काइनेटिक एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट करवाने में। और उस इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने से क्या हो गया, हम उस बैटरी में उसको स्टोर करने लग गए, और उसके बाद हम बाद में उसको यूज करते हैं। तो दैट एनर्जी हम उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये जो होता है, इस एनर्जी का यूज वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में यूज करता है। तो इस एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, एच न्यू इक्वल टू, वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। पहले इतना लिखो, फिर मैं लिखवाता हूं इसमें, फिर से लाइन बोल रहा हूं मैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड लिखना मत, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू break the metallic bond and ejected to the surface is known as threshold frequency. In a sunlight, it is a packet of energy which is known as photon, and its value is h nu. H nu, h is Planck constant. If in a sunlight has energy E, then some energy used in, then some energy is used, some energy used to break the metallic bond, some energy used to, some energy used to break the metallic bond, break the metallic bond and ejected the electron on the surface, and ejected the electron on the surface, and ejected the electron on the surface, which is known as work function, 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 and represented by phi, and represented by phi, and represented by phi, and represented by phi. Remaining energy used in for the kinetic energy of electron, यहां से उसको मूवमेंट कराने में, for the kinetic energy of the electron, remaining energy will used for the movement of electron या kinetic energy of electron, for the movement of electron या kinetic energy of electron, for the movement of electron और kinetic energy of electron. ये लिखना E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ना, सरफेस पे जाना, इज नोन एज वर्क फंक्शन,
and after that this electron will be in the motion, kinetic energy E equal to h nu phi plus kinetic energy। राइट डाउन करना। कल इसके बारे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी इतना समाप्त नहीं हुआ है, अभी हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल। कल हम फोटो इलेक्ट्रिक अभी इफेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक का एक छोटा सा पार्ट है, तो हमने बस थोड़ा सा फंक्शन समझा है, कल इसके आगे हम डिटेल समझाते। ओके, थैंक्स टू ऑल।